हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बोर का परमाणविक मॉडल पढ़ रहे थे। मैंने बताया था 2 बात विशेष याद रखें उसमें। बोर के परमाणविक मॉडल में किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये कोणीय संवेग है, ये h/2π का पूर्ण गुणज होता है। एक तो ये बात बताई थी मैंने, बोर के परमाणविक मॉडल में किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है MBR, वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। n है या कक्षाओं की संख्या। सही है। दूसरी बात, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के समान होता है। ध्यान करो, mv²/r बराबर आता है kZe²/r²। r से r कट जाएगा। ये तो कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल। और ये कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। मतलब बोर की कक्षा में जो कोई इलेक्ट्रॉन है, बोर के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, ये तो अभिकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल बाहर क्यों लगने वाले बल के बराबर होता है। r से r कट जाएगा तो ये आएगा mv² बराबर kZe²/r। ठीक है। mv² बराबर आएगा z के नहीं, mv² बराबर आएगा Ze²/r। ये आएगा, ये बताया था मैंने, Ze²/r के बराबर आएगा। ठीक है। तो अब हमको ये दोनों बात याद है, तो अब हम आगे भी आसानी से समझ सकते हैं। ये पिछली क्लास में बताए हैं मैंने। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक नंबर 1, बोर के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग। मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे ये परमाणु का नाभिक है, ये कक्षा है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है। इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है नाभिक के चारों ओर गति करता है। इस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है बोर के अनुसार, ये पढ़ने वाले हैं हम। सही है। हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल रहा हूँ मैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, ये हम जानते हैं। सही है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो हमारे पास समीकरण आ गई MBR बराबर NH/2π। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सही है। अब यहाँ से हम R का मान निकाल लेते हैं। R बराबर क्या आएगा, निकालो। R बराबर आएगा NH/2π और नीचे आ जाएगा MB। ये MB वज्र गुणांक नीचे चला गया। ठीक है। R का मान आ गया। हम आगे फिर लिख सकते हैं, हम जानते हैं, बात को ढंग से समझना, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि mv² बराबर होता है Ze²/r। ध्यान होगा, अभिकेंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल। mv² / r बराबर Ze² / r²। r से r कट जाएगा।
तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब r का मान सही है, r का मान इसमें रखना है आपको, रख दोगे r का मान जितना भी आ रहा है, ठीक है। आगे लिख सकते हैं r का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई r का मान आपने यहां से निकाल लिया, MBR बराबर NH/2π होता है, r का मान आ गया। r का मान यहाँ r है ना, r का मान समीकरण 2 में रख दो, क्या आएगा बताओ, MB² बराबर ऊपर ZE² है। अब r का मान रख रहे हो, कितना रख रहे हो, NH अपॉन गुना में चला जाएगा ये 2πMB, ये आ गया अपने पास, आ गया ना। r का मान रख दिया NH/2πMB, b से b कट जाएगा, एक b से एक b बचेगा, ध्यान रखो एक b तो बचेगा ना, m से m कट जाएगा और आपको b का मान मिल जाएगा। m से m कट गया, b से b कट जाएगा, एक b कटेगा पर एक b बच जाएगा। b बराबर क्या बचेगा, देखो 2 है ना, ZE² पाई, ऊपर ये बच रहा है 2 ZE² पाई बटे NH, ठीक है। अब इसको मैं आगे यहाँ कर देता हूँ साइड में। अब इसमें हम मान रखते हैं, 2 का मान तो है ही है। देखो हम 2 चीज का मान नहीं रख सकते, Z है परमाणु का परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है ये, इसको छोड़ देते हैं तो Z को, और एक N को, N है कक्षा की संख्या। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, ये Z है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, N कक्षाओं की संख्या। इसमें हम E, पाई और H का मान रख देते हैं। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.62 10⁻⁻⁹, सही है। पाई का मान 3.14, H का मान प्लांक स्थिरांक है 6.62 × 10⁻⁻34। तो हम इसमें सिंपल लिख सकते हैं E पाई व किसका मान रख रहे हो, N, E पाई व H का मान रखने पर, आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ उसे, है ना। E पाई व H का मान रख रहे हो आप, ढंग से देख लेना। तो अपने पास सॉल्व होकर के आएगा ये, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेग का मान आएगा 2.186, देख लो बेग का मान आएगा 2.186 इंटू 10⁸ ये इनका मान रखा ना, तो ये 2 का गुना होगा ये का, और संग में बचेगा Z इंटू N, Z अपॉन N, ये बेग आ गया। ये आपको याद रखना है कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, 2.186। मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये सेंटीमीटर में है वेग, ध्यान रखना। तो वेग है 2.186 इंटू 10⁸ गुना Z/N इंटू, अच्छा सही है। अच्छा तो अगर हम देख सकते हैं, यदि Z कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट मतलब जैसे मैं हाइड्रोजन परमाणु में ही बात कर रहा हूँ, तो Z कांस्टेंट हो गया ना। मैंने कहा हाइड्रोजन परमाणु, तो उस समय Z का मान 1 हो गया। हम कह सकते हैं 2 बात, यदि Z कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स है, तो B समानुपाती आएगा 1/n के। देख लो फॉर्मूले से, यदि Z कांस्टेंट है तो B और N एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा।
मतलब मैं हाइड्रोजन परमाणु में बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ढंग से समझो मेरी बात को। बात चल रही है हाइड्रोजन परमाणु की, तो जेड तो हो गया कांस्टेंट, फिक्स हो गया। उस स्थिति में ये कांस्टेंट और ये सब कांस्टेंट, तो ये समानुपाती में चले जाएंगे, बी समानुपाती 1/n आएगा। मैंने कहा हाइड्रोजन परमाणु है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का वेग, जब हम पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन मान लो 8वीं कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में गया तो n का मान 8 हो गया। कक्षाएं बढ़ते ही वेग घटता चला जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज़्यादा होगा, दूसरी में और घटेगा, तीसरी में और घटेगा, चौथे में और घटेगा। मतलब ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ऐसे भी हो सकती है, यदि n कांस्टेंट हो, बात को समझो मेरी को, n कांस्टेंट है तो b समानुपाती किसके आएगा? n को कांस्टेंट करोगे तुम तो b समानुपाती z आएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं दो अलग अलग परमाणुओं की बात करूँ, एक हाइड्रोजन की और एक हीलियम की, ये फॉर्मूले सभी हाइड्रोजन वैसे तो बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के लिए था, पर ये छोटे परमाणुओं पर भी लागू हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन पर, समझ गए, अन्य छोटे आकार के हाइड्रोजन हीलियम वगैरह पर भी लागू हो जाएगा। अब मैं दो अलग अलग परमाणुओं की बात करता हूँ, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम की है। उनकी दोनों की मैं दूसरी कक्षा की बात कर रहा हूँ, मतलब n कांस्टेंट है। हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा और नाइट्रोजन की दूसरी कक्षा, पर z कांस्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा और आपको पता ही है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होगा। तो अपन ने n कांस्टेंट रखा है, हाइड्रोजन की भी दूसरी कक्षा और हीलियम की भी दूसरी कक्षा मान लो है, तो वेग है वो z के समानुपाती होगा। मतलब हीलियम में दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग हाइड्रोजन में दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग से अधिक आएगा। दोबारा समझो मेरी बात को, बहुत कठिन बात कही मैंने। यदि n कांस्टेंट है, मतलब कक्षा एक जैसी है, हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा, हीलियम की दूसरी कक्षा, यदि कक्षा एक जैसी है तो वेग z पर डिपेंड करेगा, वेग समानुपाती z। z किसका ज़्यादा है? हीलियम का। तो हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग अधिक आएगा दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। सही है क्या? अरे सोच लो, बुद्धि चलाओ, बुद्धि 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 बुद्धि, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बुद्धि अपने आप चलती है। भाई सीधी सी बात है, हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग निकालोगे आप, तो z का मान कितना रखोगे? 1 और n का मान 2, तो 2 का भाग लग रहा है। अब हीलियम में दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग लगाएंगे तो यहाँ 2 का भाग लगेगा, ऊपर भी z 2 नीचे भी 2, तो तुम खुद ही समझ लो, हीलियम में दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग ज़्यादा नहीं आएगा। क्या आएगा? यही बात तो समझा रहा हूँ। खोपड़ी को लगाओ, अपने दिमाग को चलाओ। अब एक काम करो, इसको आप पूरे को यहाँ तक पहले इसको लिख लेना, लास्ट में ये जो डिब्बे में धरा है इसको भी लिख लेना, नोट करो। पूरे को फटाफट जल्दी नोट करें। जल्दी लिखो, जल्दी। लिख लिया? अच्छा, अब तो हमने निकाला था ये तो इलेक्ट्रॉन का वेग। अब नंबर 2 हम निकालते हैं बोर के अनुसार किसी कक्षा की त्रिज्या, कि किसी कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है।
ये फॉर्मूला याद रख लेना वेग का, 2.186 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 2.186 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हम निकाल रहे हैं किसी कक्षा की त्रिज्या। बोर के अनुसार किसी कक्षा की त्रिज्या, इसको मिटा रहा हूं इधर को। मुझे बताओ वेग कितना होता है, 2.186 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये याद कर लो आप। और इधर आ जाओ आप। ये बात आप जानते ही हो, एमबीआर बराबर कितना होता है, NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, मैं R ज्ञात करना चाहता हूं। किसी कक्षा की त्रिज्या ही तो है ये, नाविक से एक कक्षा की दूरी। सही है। अपन क्या ज्ञात करने चाहते हैं, R। वेग का मान ये है, आपके साथ अपन रख सकते हैं वेग बराबर कितना है, 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर पाई अपॉन NH का मान समीकरण 1 में रखने पर। भाई ये तो जानते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एमबीआर बराबर h अपॉन 2 पाई। वेग का मान हम पहले निकाल सकते हैं। वेग का मान है 2 जेड स्क्वायर पाई अपॉन NH। इसका मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। सही है, ये लिख रहा वेग। अब भी रखो, क्या आएगा, m इंटू वेग का मान रखने हैं 2 जेड ई स्क्वायर पाई अपॉन NH इंटू R। वेग का मान रख दिया ना समीकरण 1 में, बराबर क्या आएगा, NH अपॉन 2 पाई। ब्लैक बोर्ड पर देख लो ढंग से, ये आ जाएगा। हमको R निकालना है। R बराबर, जब आप R निकालोगे तो ये पूरा ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर n और n गुना होकर के n स्क्वायर बन जाएगा, h और h गुना होकर के h स्क्वायर बन जाएगा बटे में। ये पूरा नीचे जाएगा, ये बच रहा है जो, अच्छा 2 दूनी 4 हो जाएगा। सही है। और पाई का पाई से गुना होकर के पाई स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई और 2 पाई 4 पाई स्क्वायर। बाकी ऐसे कैसे जाएगा, m जेड ई स्क्वायर, ये आ जाएगा m जेड ई स्क्वायर। 2 पाई से गुना होकर के 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा। ये R का मान आ गया। अब इसमें हम मान रखते हैं, किसको छोड़ेंगे, पहले की तरह n और z को। बाकी सभी के मान तो फिक्स हैं, h का मान, 4 का मान, पाई का मान, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो बाकी सबके मान रख देंगे इसमें। इधर कर देता हूं, अब आगे है ना, इसको मान लेते हैं। चलो अब समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, कुछ भी रख देते हैं। समीकरण 3 मान लेता हूं, चलो 2 पहले आ गई थी इसलिए। सही है, समीकरण 3 आ गई है। तो हम कह सकते हैं, या डायरेक्ट कर लो यार, काय को समीकरण बनाओ, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। किस किस का मान रखते हैं, h कॉमा ऊपर n का मान रखेंगे नहीं, पाई कॉमा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और E का मान रखने पर रख दिया मान। तो ये सॉल्व करके डायरेक्ट याद रखना है अपन को, कितना आएगा, ये आएगा 0.529 R का मान। R का मान आएगा 0.529 इंटू 0.529 आएगा
ये सब सॉल्व होकर बचेगा क्या, किस किस के मान नहीं रखे आपने, एन के और जेड के, तो ऊपर आएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। मात्रक आएगा इसका एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में है, हमें पता होना चाहिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो एंगस्ट्रॉम हटा करके 10 की पावर -8 लिख सकते हो सेंटीमीटर। कोई पूछे कि सेंटीमीटर में कितना है तो एंगस्ट्रॉम की जगह कितना लिख सकते हो, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। मीटर में लिखो तो एंगस्ट्रॉम करके 10 की पावर -10 मीटर लिख सकते हो, और एंगस्ट्रॉम में लिखो तो ऐसे लिख दो। तो ये आया R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर। ये है किस में है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम में है। अब इसमें क्या बात निकली, यदि जेड कांस्टेंट, दो बात वही, यदि जेड कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स है, तो आर समानुपाती किसके आएगा, एन स्क्वायर के। जेड कांस्टेंट है इसका मतलब समझ गए। जैसे एक ही परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की, तो जेड तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब हाइड्रोजन परमाणु में जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि आर समानुपाती एन स्क्वायर है। पहली कक्षा से दूसरी कक्षा की त्रिज्या 4 गुना होगी। पहली कक्षा की त्रिज्या आई ऐसे आर, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या 2 की पावर 2 मतलब कितनी हो जाएगी, 4 गुना, पहली की 4 गुना हो जाएगी। सही है। अच्छा, दूसरी बात उल्टा कर लेते हैं, यदि n कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है तो ऐसी स्थिति में r व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/z के। जैसे अब मैं अलग अलग परमाणु में जाता हूं, हाइड्रोजन और हीलियम में है, हाइड्रोजन और हीलियम की दूसरी कक्षा की बात करता हूं, तो ऐसी स्थिति में दूसरी कक्षा की दो अलग अलग परमाणु, हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरी कक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरी कक्षा की जब बात कर रहे हैं तो n कांस्टेंट हो गया, दोनों के लिए n का मान बराबर हो गया, निश्चित हो गया, 2 हो गया। तो उसके लिए उस दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो उस दूसरी कक्षा की त्रिज्या जेड के व्युत्क्रमानुपाती होगी, मतलब जिसका जेड ज्यादा उसकी त्रिज्या छोटी होगी, मतलब हीलियम की दूसरी कक्षा की त्रिज्या हाइड्रोजन से छोटी होगी। बुद्धि की बात है ये सारी, पर अपन को तो फॉर्मूला याद रखना है। आर का मान कितना आया, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और बेग का मान कितना आया था, 2.186 इंटू 10 की पावर 8 सेंटी, हाँ, जेड अपॉन एन, यहाँ है एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड अपॉन एन आया था, ध्यान आ रहा है क्या, जेड अपॉन एन ही आया था, याद आ रहा है, भूल गए, फॉर्मूला को याद रखना, वो आया था। क्लियर। तो इसे फटाफट नोट करें, बहुत खतरनाक, बहुत काम की चीज़ें हैं, एक एक को ढंग से लिख लिख करके पढ़ें, जब जाके ये आपके समझ में बैठेंगे, एक एक चीज़ का अर्थ समझें। तो मैंने बोर के अनुसार कक्षा की त्रिज्या भी ज्ञात करी और बोर के अनुसार मैंने बेग भी ज्ञात किया। जल्दी नोट करें, आपका वेट कर रहा हूँ मैं। देख लिया, जल्दी नोट करें भाई।
हाँ तो दोस्तों, अपन ने पहले तो निकाली थी बोर्ड कक्षा में उपस्थित, या किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला था। उसको याद रख लो, 2.186 इंटू 10 की पावर, फॉर्मूला याद रखो, 8 इंटू Z/N सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। और किसी कक्षा की त्रिज्या 0.529 इंटू n²/z। ठीक है, इन्हें ढंग से पढ़ें और ढंग से समझें। अब हम दोस्तों आपसे, अब मैं आगे तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, अभी टाइम नहीं रहेगा इतना। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे चलाएंगे। नहीं आया समझ में? आगे होगा, ठीक है।